आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त यूजीसी ने जो नोटिफाई किया है इक्विटी रेगुलेशंस, इसके ऊपर जो हंगामा मुल्क के अंदर हुआ है और जो अभी रुकने में आ नहीं रहा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, जब तक बीजेपी पावर में नहीं आई थी तो हम ये समझते थे कि बीजेपी भले ही एंटी मुस्लिम हो, लेकिन एक तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत साफ सुथरा होगा, करप्शन मिनिमम पॉसिबल होगा और हर आदमी की ईमानदारी के साथ जस्टिस मिलेगी, क्योंकि इट इज़ ए आइडियोलॉजिकल पार्टी, नो डाउट। लेकिन देखने में यह आया कि करप्शन की कोई लिमिट नहीं। जो काम पहले 10,000 में होता था वो अब 50,000 में होता है और हर लेवल पर करप्शन है। और जस्ट दे एंश्योर कि लोगों को जस्टिस ना मिले। तो शुरू में तो इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ, शुरू में क्या जो अभी भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चलाया, इंडिया पाकिस्तान चलाया। इंडिया पाकिस्तान तो लगता है कि बंद कर दिया इन्होंने, चूँकि जो दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था कार में, हर ब्लास्ट में हर चीज़ में ये पहले पाकिस्तान का नाम लेते थे, लेकिन इस बार नहीं लिया। आई डोंट नो व्हाई। सभी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस बार अमेरिका का नाम क्यों नहीं लाए, हाँ पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लाए। हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आप अरब में भी जाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी जाते हैं, मस्जिदों को भी सुपर वो करते हैं, बड़े बड़े भाषण हमारे आरएसएस के चीफ भी देते हैं, मोदी जी भी देते हैं कि सबका मुल्क है, सबको साथ लेके चलना है, सबको जस्टिस देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 14 में आप आए, 12 साल होने को है, हिंदू मुस्लिम चलाया, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन की क्वालिटी है। एजुकेशन तो ये हुआ कि आपने उसका बजट बहुत कम कर दिया और बजाय 10, 20, 50 हज़ार स्कूल और नए बनते हैं, चूँकि पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ रही है, आपने सिर्फ यूपी में 5,000 स्कूल बंद कर दिए और कहते हैं उसमें बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और आप नहीं चाहते कि गरीब आदमी यहाँ पढ़े, इसलिए आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जहाँ का फी स्ट्रक्चर ये है कि गरीब से गरीब कोई भी गरीब बच्चा वहाँ पढ़ ही नहीं पाएगा, वो अनपढ़ रहेंगे। दूसरी चीज़, हेल्थ जो हाल है, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी कंट्री का नाम बड़ा करने के लिए होता है, नंबर 1 है एजुकेशन, देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपने ये कर दिया कि जो पोस्ट खाली हो रही रेगुलर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं करते, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या आउटसोर्सिंग करके। देखिए, आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी ईविल है, यानी जिस डिपार्टमेंट में वो आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं हो, वो बाहर की एजेंसी है, उससे कहता है ऐसे ऐसे आदमी भेज दिया, वो भेज दिया। आपने 20,000 रुपये महीना उसकी तनख्वाह दी, वो उसे देता है 12,000, 8,000 रखता है खुद, और कोई पूछने वाला नहीं। क्या इस यूथ की आपकी जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट की कि कल को ये बड़े होंगे, इनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनके एजुकेशन है, घर भी चाहिए, उनका क्या होगा? तो अभी तक लोग बिल्कुल अंधभक्ति की तरह से ये सवाल नहीं कर रहे थे। अब इधर मेरा भी 1-2-4 लोगों से बात होती रहती है, और वो 2-4 मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू हैं। उन्हें यह अब एहसास होने लगा कि जो कह रहे हैं हम 85 करोड़ लोगों को, अराउंड 60% पॉपुलेशन को फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन का मतलब तो आप उन्हें फ़कीर बना रहे हैं, बेगर्स बना रहे हैं, और जो बेगर होता है उसकी अपनी कोई सोच होती नहीं। तो यानी अनभक्त आपको चाहिए कि वो आपको वोट दें
और ये चाह रहे हैं कि 80% लोगों को, बल्कि 90% को बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल दें, जिससे ना उनकी कोई आवाज़, और जब जाहिर है आप उन्हें गल्ला भेजेंगे तो वोट तो आपको देगा। लेकिन ये बात लोगों की अब समझ में आ रही है और धीरे धीरे लोग इस बात को कहना शुरू कर दिया कि एजुकेशन को सुधारिए, एम्प्लॉयमेंट को सुधारिए, हेल्थ सेक्टर को सुधारिए। तो अब इन्हें ये नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम करके अब वो चीज़ बहुत दिनों ना चले। तो इन्होंने गेम खेला जो कहा जा रहा है, आई डोंट नो द रियलिटी, कि मोदी जी ने भी अपने को ओबीसी में बहुत रिसेंटली ही एंटर कराया, अदरवाइज वो भी ओबीसी नहीं, जिससे कि ओबीसी की सपोर्ट मिले, और वो मिली। तो ये जो यूजीसी के थ्रू उन्होंने गेम चलाया है इक्विटी रेगुलेशन, उसमें यह है कि किसी दलित या ओबीसी की तरफ अगर जरा भी कोई आंख उठाएगा, यानी ये कहिए कि पहले तो जो मायावती ने SC/ST एक्ट था कि अगर किसी इंजीनियर्स ने अपने जेई से ये कहा कि भाई ये काम आपने क्यों नहीं किया, मैं बाहर निकाल दूंगा, तो वो कुछ नहीं करता था, वो एक FIR करी कि साहब मुझे जाति सूचक नाम से पुकारा है, और नॉन अवेलेबल वारंट हो गए, जान बचानी भारी हो गई। मायावती के टाइम में देखिए कानून जहाँ तक था ये तो अपनी जगह के दलितों के साथ जुर्म हुए, और जुर्म नहीं होना चाहिए, वो एक्शन हो, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इस कानून की वजह से इतना हरेसमेंट हुआ है अपर क्लासेस का, अपर कास्ट का हिंदुस्तान में, मायावती के राज में, खासतौर से यूपी में, जिसे इमेजिन नहीं कर सकते। वही चीज़ ये लेकर कहते हैं हुकूमत ठाकुरों की है, कहते हैं हुकूमत ब्राह्मणों की है, कहते हैं हुकूमत वैश्य की है, लेकिन जो कानून ये एंटी सवर्ण क्लास लाए, एंटी ब्राह्मण लाए, वो तो अनइमेजिनेबल है कि अगर आप जोर से खकार भी दिए किसी ऐसे तो उस पर केस हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज में फिर कैसे आप सर्वाइव करेंगे? बच्चे वहाँ आप कहते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सीखता है बोलना, जो समझ में आता है वो कहता है। आपने जो ये कानून बनाया, आपने तो 2 क्लास क्रिएट कर दिया। वो ये जो क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हैं, सिर्फ ये मैसेज देने को दलित को और ओबीसी को कि हम आपके इतने बड़े हितैषी हैं कि देखिए हम ऐसा कानून लाए, तो क्या हुआ उसका? पूरे यूपी में, पूरे उसमें प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुए और आपका जीना भारी कर दिया। ब्राह्मण तो इस वक्त समझिए मेजॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स अब आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जो यहाँ यूपी में चला था ठाकुर वर्षी ब्राह्मण, वो ठाकुर भी बहरहाल अपर कास्ट में आता है, वो भी करणी सेना ये सब जो है ये तो ठाकुर लोगों की है। तो इससे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा कि आपके चीफ मिनिस्टर ठाकुर हैं यूपी में, वो लोग भी सड़क पर आ गए। आपने वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त, एक तो स्टेटस को उन्होंने उस पर स्टे दे दिया, दूसरे कुछ टिप्पणी भी ऐसी की कि ये समाज को डिवाइड करने की वो था। अब आप कहेंगे क्या, आपका गेम क्या है? आप समझ रहे कि ये दोनों तरह आपका फ़ायदा है कि आपने एक मैसेज उस कानून के थ्रू यूजीसी के दे दिया दलितों को, ओबीसी को, कि हम आपके साथ हैं, और ये स्टे करा करके आप अपर कास्ट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हमने वो भी किया और ये भी कर दिया, रुकवा भी दिया। और आप समझते हैं कि उससे आपका अपर कास्ट वोट बैंक भी इंटैक्ट रहेगा और ओबीसी और जो दलित शेड्यूल कास्ट हैं ये भी आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी आपको और ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा, चूँकि उनकी डिमांड है अपर कास्ट की, सवर्ण जो कहलाते हैं, कि जो किसानों के मामले में हुआ, आपने उन कानूनों को वापस लिया था, तो ये तो स्टे मिला है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ ना सुप्रीम कोर्ट से। तो अब ये इसलिए प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं होने वाला तब तक
जब तक कि गवर्नमेंट इस कानून को वापस ना ले ले, यह सबसे बड़ी बात। दिस विल कंटिन्यू। और जो हम भी इसी व्यू के हैं, अभी भी हैं वैसे तो, कि शायद 2027 में बीजेपी की ही वापसी हो। लेकिन जो ये इनकी हरकतें हैं और जो अब अंदाजा हो रहा है पब्लिक में, तो बहुत खतरा है। अगर अपोजिशन थोड़ी सूझबूझ के साथ चली, क्योंकि अपोजिशन भी तो एक नहीं है, अपोजिशन में मामला बहुत खराब है, तो अगर सूझबूझ से चली, अलायंस से ठीक हुए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ, तो बीजेपी हुकूमत की वापसी में दिक्कत आ सकती है। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा, आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, कि हम झूठ बोलें। जिसके एक भी सीट नहीं आती वो भी कहते हैं मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, जैसे मायावती जी। पार्लियामेंट में 0, 2022 में 2-4 सीट आ गई आपकी, और अब ख्वाब 2027 में कह रही हमारी तो हुकूमत बनेगी। ये इनकी मजबूरी भी है और ये हिम्मत अफजाई करके पैसा कमाना है। लोग इस उम्मीद में टिकट में ज़्यादा पैसा देंगे कि हम तो पावर में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जो ज़्यादातर जो पैसा देने वाले हैं, देखिए कुछ लोग तो अच्छे हर जगह हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर में कुछ लोग, लेकिन वो 20% अच्छे लोग हैं। 80% तो करप्ट, बेईमान, हराम का माल है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये भी एक क्वालिफिकेशन हो गई है कि पूर्व प्रत्याशी, यानी शर्म करिए साले की, चाहे सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हो सकता है उसे 2000 ही वोट मिले हो, लेकिन वो लिखता है पूर्व प्रत्याशी। तो जिन पर हराम कमा ले उन्हें तो नाम चाहिए। तो मायावती जी को 5 करोड़ 10 करोड़ लेकर के टिकट लाते हैं, वो जेब भरती है, आपका पैसे से एंजॉय करती है, उसके बाद आपके वोट को डिवाइड करती है, उसके बाद बीजेपी को मदद करती है, उनसे अलग पैसा लेती है। तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है, ये जो इन्होंने जो गेम खेल रहे थे कि अपर कास्ट तो हमारे साथ ही है, लेकिन अगर थोड़े बहुत इधर उधर जाएंगे तो उसे हम कंपनसेट करेंगे ओबीसी और SC ST से। ये कानून यूजीसी का बना के ये इनके मुंह पर उल्टा तमाचा लग गया है। शर्म आ रही है। देखिए, आप कोशिश ये करें, जायज़ तो किसी भी कास्ट के साथ हो, सभी अपर कास्ट जो हैं वो भी हाईली वेल टू डू नहीं है। कुछ की हालत फाइनेंशियल उनकी भी दलितों से भी कम है। जो दलित IAS है, IPS है, जजेज हैं, क्या वो दलित है? क्या उस कैटेगरी में आना चाहिए? वो क्या कम एम्पावर्ड है? तो बात करिए गरीब की। गरीबी है सबसे बड़ी दुश्मन आपकी। इस गुर्बत को ख़त्म करिए। जो नियत नज़र नहीं आ रही, इंडिया की जो तौर तरीका चल रहा है इस हुकूमत में, सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी 14-15 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन पर दुनिया की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन 125 से 130 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें पेट भरना भी भारी पड़ रहा है। आप ये बताइए, जिस बच्चे को बीटेक या MBA करने के बाद 15,000 से 25,000 तनख्वाह मिल रही है, जो 90% को यही तनख्वाह मिल रही है, वो तो नोएडा में रहेगा या गुड़गांव में रहेगा, उसे तो 15,000 में एक कमरा किराए पर मिल रहा है। लिहाजा 5-5, 6-6 बच्चे लेते हैं और नीचे लेटते हैं उसमें। कल को उनकी शादी भी होनी, उनके बच्चे भी होने, उनकी तालीम भी, उन्हें घर भी चाहिए। क्या होगा इस जनरेशन का? और पोस्ट जितनी खाली होती है आप उसे भरते नहीं। फिक्स सैलरी पर, अगर उस पोस्ट पर किसी की तनख्वाह 1 लाख है तो आप 10,000 में उसकी जगह आदमी रखते हैं। इसी नोटा एक्सप्लॉयटेशन। तो आप लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल रहे हैं, सिर्फ आपका मकसद ये है कि आप पावर में रहें। तो मुझे ये कहना था कि दूसरा जो इन्होंने हरकत की है, जो हमारे एक शंकराचार्य हैं, जिस तरह उन्हें प्रयागराज में ह्यूमिलेट किया गया, धक्के मुक्के दिए गए, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया, उसे भी ब्राह्मणों ने बहुत ईजीली एक्सेप्ट नहीं किया है।
उसके आप उसके मजहब पे आप अटैक करें, वो करें कि ये प्रूव करें कि ये हिंदू हैं शंकराचार्य से। इस तरह के आप काम करेंगे सिर्फ एक वोट के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। शंकराचार्य 4-5 जो भी इंडिया के अंदर है, उनका तो स्थान एक चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबसे ऊपर होता है रिलीजियस लीडर का। आप उन्हें भी सवाल कर रहे हैं, आप उनसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं और पब्लिक को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज जा रहे हैं, ये इनका पागलपन भी दिखा रहा है, ना समझी कहिए। अरे भाई, वो तो आपके धर्म गुरु हैं और वो आपके लिए भी है और रेस्पेक्टेबल हमारे लिए भी हैं, चाहे हम उस मजहब को ना मानते हों, लेकिन अगर वो आपका धर्म गुरु है तो वो रेस्पेक्टेबल है, वो हमारे लिए भी रेस्पेक्टेबल है। कम से कम पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे वो एक इतना बड़ा मामला हुआ है, इसके नतीजे में क्या हुआ, इन दोनों इशू आगे बढ़ी है कि बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने रिजाइन किया और इसी पे किया कि मैं दुखी हूं जो शंकराचार्य जी के साथ है, एक ब्राह्मण की बेइज्जती की गई, और मैं दुखी हूं जो यूजीसी का ये रेगुलेशन लाया गया। और उसके बाद नॉट ओनली वन, तकरीबन 11 ऑफिस बेरर्स जो बीजेपी के हैं लखनऊ यूनिट के, दे टेंडर देयर रेजिग्नेशन। और उन्होंने भी यही कहा है कि ये सब जो हो रहा है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इससे ये एक चीज़ भी अंदाजा हो रहा है कि लोगों के दिल में जो दहशत थी 2 गुजरातियों की, वो भी कम हो रही है और इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल शुरू इसलिए नहीं हुआ कि क्या मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान के बस का क्या है, मुसलमान है कितना, 15, आप कहते 15-14%, मे भी 18%, तो उनकी क्या हैसियत है, उनकी कोई हैसियत नहीं। वो सच पूछिए तो ना जिता सकते ना हरा सकते। 2022 में उन्होंने समाजवादी को 94% वोट समाजवादी गठबंधन को किया, क्या हुकूमत योगी जी की हटा दी थी। तो इससे ने तो आगे सिर्फ इसलिए रखा जाता है, ये सेकुलर पार्टीज भी कोई बहुत नेक नहीं है, ये अपना गेम खेलती हैं। दे नो सेकुलर इन इंडिया। ये सिर्फ और पावर कैप्चरिंग का एक सिस्टम है कि कुछ लोग अपने को कम्युनिस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग अपने को सेकुलरिस्ट दिखाते हैं। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया कि बीजेपी से हमें क्या शिकायत होगी, हमें तो आप तबाह करने पर आ ही गए हैं। आप एक घर बुलडोज कर देते हैं, उस पर रेप का चार्ज लगा देते हैं, उसका करोड़ों की बिल्डिंग चली गई, जेल में रहा, और कोर्ट से जजमेंट आता है कि वो तो उसके नौकर ने किया था, जो भी रेप किया था वो तो इन्वॉल्व ही नहीं था, आपने तो टाइम भी नहीं दिया, उससे पूछा भी नहीं, उसका घर तोड़ दिया। तो मुसलमान के साथ तो ये हो रहा है। और जो मुसलमान की किलिंग और लिंचिंग कर रहा है, उन्हें जमानत पाते हैं, आप उन्हें गार्डन करते हैं, उन्हें आप वेलकम करते हैं। देखिए, अगर ये इस तरह की चीज़ें होंगी, ये देर सवेर आपको खुद खा जाएंगी। किसी कम्युनिटी को इस तरह टारगेट करके, हम तो मुसलमानों के लिए भी कहते हैं कि हिंदू आपके बड़े भाई हैं, हम कोई ऐसा काम ना करें उनके सेंटिमेंट्स को कोई असर पड़े। अभी भी एक आर्टिकल आया है गौ स्लॉटिंग के ऊपर कि हिंदुस्तान की कम से कम 10 स्टेट्स में गौ स्लॉटर इज अलाउड। सबसे भयानक जो आपका चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, 3 ही हैं। आसाम इज ऑन द टॉप, या नंबर 2 यूपी एंड उत्तराखंड। आसाम में गौ स्लॉटर बैन नहीं है, तो वो करे ना। गाय तो माँ है, माँ है तो वो थ्रू आउट कंट्री है ना माँ। ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, गोवा में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वहाँ गाय की स्लॉटिंग हो रही है। और मैक्सिमम बीफ एक्सपोर्टर जो है नंबर 2 है दुनिया में, इंडिया है। और उन कंपनीज के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी
99% हिंदूज हैं, तो ये तो आपकी ऑनेस्टी है। जिस गाय के नाम पर आप लोगों की जान ले रहे हैं, उस गाय के साथ आप ये कर रहे हैं। तो गाय को आप डिक्लेयर करिए नेशनल एनिमल। गाय हमारी माता है, नेशनल एनिमल है, और कोई भी इसे स्लॉटर करे तो उसे फांसी दीजिए, और पूरे हिंदुस्तान में बैन हो, ना कि कुछ स्टेट्स में हो। थैंक यू वेरी मच।